हेलो कोडर व्हीलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स 1 का पीवाईक्यू क्वेश्चन क्विज 2 के लिए, जो कि आपका 4 अगस्त 2024 को एग्जाम हुआ था। क्विज 2 का सबसे लेटेस्ट वाला जो रिसेंट का एग्जाम हुआ था, उसी का पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है और अभी जो एग्जाम होने वाला है 1 दिसंबर को, हो सकता है कि यहाँ से डायरेक्टली कुछ चेंजेस करके आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू अबाउट द फंक्शन एक दिया गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये मॉड में दिया गया है, प्लस 17। आपको बताना है कि ये फंक्शन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं ऑप्शन में, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि केवल एक ऑप्शन इसमें राइट होगा। एफ इज डिफाइंड ओनली फॉर ऑल एक्स यानी कि इसका डोमेन क्या होता है। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे बाइजेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया कि बाइजेक्टिव फंक्शन ये है कि नहीं, तो बाइजेक्टिव के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बाइजेक्टिव कब होता है फंक्शन। फिर आपको पूछा है द रेंज ऑफ एफ इज क्या है, ये है आपका जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, और जो आपका जीरो है ये इंक्लूडेड है, और इन्फिनिटी क्या होगा यहाँ पे ओपन इंटरवल पे है। ठीक है, तो आपका जो रेंज होगा क्या ये होगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको फंक्शन का रेंज निकालने आना चाहिए। फिर आपको बोल रहा है कि जो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, 17 होगा। तो आपको डिफरेंट चीजें में पता होना चाहिए, डोमेन पता होना चाहिए, फंक्शन कैसे निकालते हैं, बाइजेक्टिव कब होता है ये पता होना चाहिए, कैसे फंक्शन का रेंज निकालते हैं ये पता होना चाहिए, और कैसे किसी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालते हैं वो पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज से समझते हैं। सबसे पहले कब फंक्शन डिफाइन होता है, या फिर बोले तो डोमेन क्या होता है। तो सबसे पहले हम डोमेन देखते हैं। डोमेन क्या होता है, देखो किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है कि क्या पॉसिबल इनपुट हो सकता है, इनपुट का जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है फंक्शन का। और वही को डोमेन क्या कहलाता है, जो उसका आउटपुट आता है वो क्या कहलाता है, उसका को डोमेन कहलाता है। अब जब फंक्शन डिफाइन होगा, आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक आपको दिख रहा है मॉड, मॉड फंक्शन दिख रहा है, और यहाँ पे एक आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, यानी कि क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सब लोग जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, तो इसका जो डोमेन होगा ये इनपुट क्या क्या ले सकता है। तो आप देखोगे कि जो ये एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इसका जो आपका इनपुट होगा यानी कि डोमेन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स अलाउड होंगे। क्या होंगे, ऑल रियल नंबर्स अलाउड होंगे। तो इसका जब डोमेन आपका क्या है, ऑल रियल नंबर है, यानी कि आप माइनस में प्लस में भी क्या ले सकते हो, उसकी वैल्यू ले सकते हो, यानी कि ये पूरे के लिए डिफाइन होगा ऑल रियल नंबर्स के लिए। और यहाँ पे प्लस 17 दिया गया है। तो आपको पता होगा कि कोई भी आप रियल नंबर लो और उसमें आप 17 ऐड करो, कोई कांस्टेंट ऐड करो, तो ये भी क्या होता है, ये रियल नंबर ही होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका फंक्शन का डोमेन आ रहा है वो हम देख रहे हैं कि क्या है, वो आपका रियल नंबर है। और ऑप्शन ए में आप देख रहे हो कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो फंक्शन डिफाइन है वो एक्स एलिमेंट है किसका, ये बोल रहा है कि नेचुरल नंबर के लिए आपका डिफाइन है। तो ऐसा तो नहीं है, अगर यहाँ पे ऑल रियल नंबर दिया होता है तो आप क्या होता है, ये ऑप्शन सही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या नेचुरल नंबर है, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो डोमेन होने वाला है, ये जो फंक्शन डिफाइन होगा वो ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा। समझ में आ गया, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। दूसरा देखो, दूसरा बोल रहा है कि f इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, क्या जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो सबसे पहले हमें बाइजेक्टिव फंक्शन को पता होना चाहिए कि बाइजेक्टिव फंक्शन होता कब है। तो देखो जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है इसकी दो कंडीशन होता है। पहला पहला कंडीशन ये निकलता है कि जो वो फंक्शन हो तभी बाइजेक्टिव होगा, पहले वो इंजेक्टिव हो। क्या हो, पहले उसको इंजेक्टिव होना जरूरी है। और इंजेक्टिव को आप दूसरे नाम से भी जानते हो, इसको हम बोलते हैं वन टू वन फंक्शन होना, वन टू वन फंक्शन होना जरूरी है। क्या होना चाहिए, ये वन टू वन फंक्शन होना चाहिए या फिर इंजेक्टिव होना चाहिए, तब आपका बाइजेक्टिव होगा। फिर दूसरा कंडीशन क्या है, अगर मान लो केवल इंजेक्टिव है, और दूसरा ये हम चेक करते हैं कि वो फंक्शन क्या हो, सर्जेक्टिव। क्या हो, सर्जेक्टिव। और सर्जेक्टिव को हम किस और नाम से भी जानते हैं, तो सर्जेक्टिव को हम ऑन टू के नाम से भी जानते हैं। ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, यानी कि अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं, अगर ये फंक्शन जो आपका ये फंक्शन है अगर इंजेक्टिव होगा और सर्जेक्टिव होगा, तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव। समझ में आया। तो अब हमें पता होना चाहिए कि इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, यानी कि वन टू वन फंक्शन क्या होता है, और सर्जेक्टिव फंक्शन यानी कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इंजेक्टिव तरफ जाते हैं। देखो इंजेक्टिव मतलब क्या होता है, वन टू वन, यानी कि हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर मान लो कि एक्स इनपुट दे रहे हो तो आपका यूनिक आउटपुट आना चाहिए, तो हम बोलोगे कि ये फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव है। अब इस कंडीशन को हमें चेक करना होगा कि क्या एक इनपुट के लिए क्या एक ही आउटपुट आ रहा है, या फिर एक ही आपके दो अलग अलग इनपुट है तो उसकी सेम आउटपुट आ रहा है, ये हमें चेक करना होगा। हमें यूनिक आउटपुट चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये फंक्शन में x की वैल्यू पुट करके रखेंगे और देखेंगे कि अगर डिफरेंट इनपुट डालते हैं तो उसका आउटपुट क्या आता है। अगर आउटपुट यूनिक आता है तो हम बोलेंगे इंजेक्टिव है,
अगर आउटपुट क्या आ रहा है यूनिक नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे कि इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या ट्राई करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि x की जगह पे अगर हम 1 पुट करें, यानी कि फंक्शन में अगर हम 1 पुट करें fx की जगह x की जगह 1 रखें तो ये आपका आउटपुट क्या मिलेगा। तो आउटपुट इसका निकालते हैं। 1 अगर रखते हैं x की जगह पे, x इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमारा देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर होगा तो ये होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू एक्स है तो 4 इंटू 1 होगा तो कितना होगा -4 होगा, प्लस 3 हो रहा है, ये मॉड में है और ये क्या है +17। जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 + 3 4 और 4 में से 4 जाए 0 तो 0 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा 17। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे रखने पे क्या आ रहा है 17 आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, x इक्वल टू 1 अगर हम रख रहे हैं फंक्शन में तो कितना आ रहा है 17 आ रहा है। अब हम एक दूसरा इनपुट लेते हैं और मान के चलो अगर हम x इक्वल टू 3 रखते हैं तो क्या ये इनपुट देगा, हम ये चेक कर लेते हैं। 3 रखने पे क्या होगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस यहाँ पे 4 इंटू 3 हो जाएगा, x की जगह पे 3 रखें तो ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा +3 और ये होगा +17। अब इसको सॉल्व करो, 9 और +3 ये हो जाएगा 12, 12 माइनस 12 और ये हो जाएगा +17। आप इसको सॉल्व करो तो 0 + 17 कितना होता है 17 होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो फंक्शन में अगर x की वैल्यू हम 3 रख रहे हैं तो भी हमें आउटपुट क्या मिल रहा है 17 मिल रहा है। यानी कि आप अगर x इक्वल टू 1 रख रहे हो या फिर आप x इक्वल टू 3 रख रहे हो, डिफरेंट इनपुट दे रहे हो, लेकिन दोनों के केस में जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है एक ही आ रहा है, यूनिक नहीं आ रहा है, 17 दोनों के केस में आ रहा है। तो आप बोलोगे कि ये जो इंजेक्टिव वाला फंक्शन का प्रॉपर्टी है ये क्या कर रहा है, इसको फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि ये जो फंक्शन है ये इंजेक्टिव नहीं है, यानी कि ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, हमें ये पता चल गया। अब हमें कंडीशन ये होता है बाइजेक्टिव का, ये इंजेक्टिव भी होना चाहिए और सजेक्टिव होना चाहिए। अगर हमें ये पता चल गया कि ये इंजेक्टिव नहीं है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। अब देखने के लिए हम देख लेते हैं कि सजेक्टिव क्या होता है। तो देखो सजेक्टिव मतलब होता है यानी कि ऑन टू, यानी कि इसका कोई प्री इमेज हो, यानी कि कोडोमेन जो होता है उसका कोई ना कोई इमेज हो पिछले वाले में, तो हम बोलते हैं कि क्या होगा वो आपका सजेक्टिव फंक्शन है। और इंजेक्टिव तो हमने देख ही लिया कि हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए, उसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, यानी कि ऑप्शन बी भी इसका गलत होता है। अब जो अगला ऑप्शन है वो हम देखते हैं रेंज निकालना है और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यू देखते हैं कि क्या इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो अभी हमने f इक्वल टू 1 रखा और f इक्वल टू 3 रखा, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू तभी होगी जब ये पूरा का पूरा 0 हो जाए, और 0 हो जाए और प्लस क्या हो जाए 17, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू होगा अगर ये वाला जो टर्म है अगर 0 प्लस हो जाता है 17 तो ये क्या होगा मिनिमम टर्म मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो मिनिमम टर्म मिल रहा है एफ का वो क्या आ रहा है, मिनिमम वैल्यू जो आ रहा है एफ का वो कब आ रहा है, वो अगर आप x इक्वल टू 1 रख दो या फिर x इक्वल टू 3 रख दो तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो 17 आएगी। इससे कभी भी मिनिमम वैल्यू नहीं आ सकती इस फंक्शन की, तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा 17 होगा इसका, यानी कि जो ऑप्शन यहाँ पे डी है वो क्या है वो राइट है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात, आप हम अभी तक जो हमने पिछले वाले वीक पे जो भी कंटेंट पढ़ा था उससे हमने देखा था कि अगर हमें कोई पॉलिनोमियल है, अगर क्वाड्रेटिक अगर खासकर है, अगर उसका हमें क्या निकालना था मिनिमम वैल्यू निकालना होता था तो हम वर्टेक्स फाइंड करते थे, यानी कि -b/2a रख के हम क्या करते थे इस कंडीशन पे x की वैल्यू निकाल लेते थे और x के इस वैल्यू के लिए क्या होता था जो फंक्शन होता था वो क्या होता था वो आपका मिनिमम वैल्यू देता था। तो इसको रख के देखते हैं, तो अगर x इक्वल टू -b/2a रखो तो ये वाला जो आपका पॉलिनोमियल है इसमें माइनस बी क्या है, यहाँ पे माइनस बी क्या है -4 है, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 की वैल्यू क्या है 1 है, यानी कि 2 इंटू 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2। अब ये बोल रहा है कि अगर x की वैल्यू 2 रख दोगे तो ये मिनिमम वैल्यू देगा, रख के देखते हैं। तो ये अगर रखोगे x स्क्वायर में, तो x स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा +3। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4 + 3 7 और 7 में से -8 करोगे तो कितना आएगा -1 आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो ये मिनिमम वैल्यू तो दे रहा है, लेकिन ये केवल हमारा फंक्शन नहीं है, ये जो फंक्शन है इसमें इसका क्या है ये एक तरह का फंक्शन है और ये मॉड में है। अगर ये ऐसे होता तो हम इसका मिनिमम वैल्यू निकालते कि -1 दे रहा है, लेकिन ये मॉड में है और मॉड 1 में हम जानते हैं कि अगर मॉड में कोई वैल्यू होती है तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा पॉजिटिव में आएगा, तो ये 1 हो जाएगा। और ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल ये टर्म है, अब इसके आगे आपको 17 भी ऐड करना होगा, तो ये कितना आ जाएगा ये आपका 18 आ जा रहा है। यानी कि अगर आप x की वैल्यू अगर वर्टेक्स के रूप में निकालते हो -b/2a करके तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है जो फंक्शन का है वो 18 आ रहा है, लेकिन जब आप x की वैल्यू 1 रख रहे हो और x की वैल्यू 3 रखोगे तो जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो 17 आ रहा है। तो इसमें बताओ कि सबसे मिनिमम क्या है, 17 मिनिमम है 18, तो आप देख रहे हो कि 17 क्या होगा मिनिमम होगा, तो ये वाला प्रोसीजर आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करो। ठीक है, समझ में आया। तो जो आपका इसका मिनिमम वैल्यू होने वाला है वो 17 ही होगा। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि ये टर्म अगर 0 हो जाएगा तो अगर मान लो इसको माइनस में लेके जाओगे तो मॉड में तो प्लस पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो मॉड की वजह से क्या होगा मिनिमम वैल्यू जो होगा ये 0 पे ही होगा ये होगा। ठीक है, तो 0 + 17 करोगे तो 17 होगा, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो राइट है इसका।
अब हमें पता चल गया कि आपका मिनिमम वैल्यू क्या है, रेंज क्या होता है। जो रेंज होता है वो मिनिमम से आपका मैक्सिमम तक होता है, वो आपका रेंज कहलाता है। अब ये बोल रहा है कि रेंज जो है फंक्शन का वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक है, यानी कि ये क्या है, ये आपका है क्लोज इंटरवल और ये है ओपन इंटरवल। अब देखो हमने देखा कि जो इस फंक्शन का मिनिमम इंटरवल है यानी मिनिमम वैल्यू है वो कितना आ रहा है, वो 17 आ रहा है। तो जो इसका रेंज होगा वो 17 से लेके क्या होगा, आपका इन्फिनिटी तक होगा, ना कि 0 कॉमा इन्फिनिटी होगा, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो इस तरीके से हमने चारों ऑप्शन को देख लिया और चारों ऑप्शन को देखने के बाद जो इस क्वेश्चन का आंसर राइट होगा वो ऑप्शन डी राइट होगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इनमें से कोई एक ही ऑप्शन सही हो सकता है। क्या रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वन। आपको ये फंक्शन दिया गया है, ये मान लो कि एफ एक्स फंक्शन है और आपको बोलना है कि इसका डोमेन निकालो। डोमेन किसका निकालो? इस फंक्शन का नहीं, इसका इनवर्स निकाल के आप इसका डोमेन निकालना है, यानी कि जो आपका एफ इनवर्स फंक्शन होगा उसका डोमेन निकालने के लिए बोल रहे कि इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है, और आपको ऑप्शन दिया गया नीचे कि क्या ऑल रियल नंबर्स होंगे, या फिर हमने इसको अगर उसमें से माइनस कर दो 1 तब होगा, या फिर ये इंटरवल में होगा, या फिर ये वाला इंटरवल माइनस कर दो रियल नंबर से तो वो होगा। तो देखो इसको समझने के लिए हमें पता है कि डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज फॉर दिस द फंक्शन इज डिफाइंड। ये क्या होता है? डोमेन होता है। ठीक है, ये हमें पता है पिछले वाले क्वेश्चन से। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको ये वाला फंक्शन के लिए नहीं बोल रहा है, आपको इनवर्स फंक्शन के लिए बोल रहा है। तो हमें पता है कि कैसे इनवर्स फंक्शन निकालते हैं, लेकिन हम इनवर्स फंक्शन भी यहाँ पे नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन है, जैसे मैं अगर बोलूँ कि अगर ये फंक्शन एफ एक्स है, ये आपको वीक जो 6 या 7 में था उसमें आपने पढ़ा होगा इनवर्स फंक्शन और आपका जो फंक्शन होता है उसमें क्या रिलेशन होता है। तो हमने देखा था कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और जो दूसरा इसका इनवर्स फंक्शन है एफ इनवर्स एक्स, यानी कि ये क्या है, ये आपका इनवर्स फंक्शन है। क्या है? ये आपका इनवर्स फंक्शन है। तो जब आप इस फंक्शन का, सिंपल वाले फंक्शन का, आप अगर इसका डोमेन निकालो, इसका कुछ डोमेन होगा, ठीक है, और इसका कुछ रेंज होगा, तो आप इसके इनवर्स के डोमेन और रेंज को निकालने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये वाला फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्या है, ये है। तो आप देखोगे कि जो इसका डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा वो इस वाले फंक्शन के रेंज के बराबर होगा, यानी कि जो यहाँ पे डोमेन आएगा इनवर्स फंक्शन का, आप ये बोल सकते हो कि आपका जो इनवर्स फंक्शन का डोमेन होगा वो किसके बराबर होगा, वो रेंज ऑफ एफ एक्स के बराबर होगा। जो फंक्शन एक्स का जो रेंज निकलेगा वो डोमेन के बराबर होगा इनवर्स वाले का। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसके रेंज की बात करूं कि इस इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या होगा, तो आप देखोगे कि इसका जो रेंज होगा इसके डोमेन के बराबर होगा, इस वाले फंक्शन के डोमेन के बराबर होगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। तो अभी आपको एफ इनवर्स फंक्शन ना निकालो, उसको आप डायरेक्टली क्या कर लो, ये आपको फंक्शन दिया गया है और हमें पता है कि इस वाले इनवर्स फंक्शन का डोमेन निकालने के बोल रहा है। तो अगर आप इस वाले फंक्शन का, यानी कि जो सिंपल फंक्शन है, अगर उसका रेंज निकाल लेते हो तो वही इक्वल क्या होता है, डोमेन के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन दिया गया है, हमें सिंपल फंक्शन जो दिया गया वो दिया गया है। ये क्या है फंक्शन, हमें ये दिया गया है कि ये y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें इसके इनवर्स का डोमेन निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, इसका रेंज निकालना होगा। तो देखो इसका रेंज क्या होगा, तो हमें पता है कि ये किस तरीके का फंक्शन दिख रहा है, ये आपका क्यूबिक फंक्शन है। और ये क्यूबिक फंक्शन है, अगर मैं इसका डोमेन की बात करूं तो ये किस वाले वैल्यू वाले डिफाइंड होगा, यानी डोमेन होता क्या है, तो डोमेन होता है द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो आपका ये डोमेन होता है। रेंज क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, ये क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो आप देख रहे हो कि ये जो फंक्शन होगा वो डिफाइन कब होगा, तो ये सभी जो आपका फंक्शन होगा एक्स के लिए, सभी के लिए होगा जो आपके सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे, यानी सारे रियल के नंबर के लिए आपके डिफाइंड होगा ये वाला फंक्शन, क्योंकि एक क्यूबिक फंक्शन है। ठीक है, यानी कि इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, इस फंक्शन का जो डोमेन होने वाला है वो होने वाला है आपका ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब मैं इसके रेंज की बात करूं कि इसका आपका रेंज क्या होगा इस वाले फंक्शन का, तो जो आप इसका फंक्शन का रेंज देखोगे, यानी कि जो इसका सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस में भी जा सकता है, प्लस में भी जा सकता है, यानी कि जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, उसके रेंज में आएंगे इस वाले फंक्शन के। तो हमने इस वाले फंक्शन के लिए एफ एक्स के लिए क्या निकाल लिया, डोमेन निकाल लिया और रेंज निकाल लिया। इसका डोमेन भी क्या है, आपका रियल नंबर है, और आपका रेंज भी क्या है, ऑल रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब हमें पता करना है कि इनवर्स का निकालना है। तो अगर हमें इनवर्स का निकालना है तो हमें पता है कि जो इनवर्स वाले फंक्शन का, जो इनवर्स वाला फंक्शन होगा उसका, अगर मैं मुझे क्या निकालना है, डोमेन निकालना, तो जो इसका डोमेन होगा वो किसके बराबर होगा, इसका जो डोमेन होगा वो बराबर होगा रेंज ऑफ एफ एक्स के, रेंज एफ एक्स के बराबर होगा। और हमें पता है कि रेंज का क्या है, जो एफ एक्स है फंक्शन का रेंज है वो क्या है, वो ऑल रियल नंबर्स अलाउड है। ठीक है, इसका जो रेंज होने वाला है वो ऑल रियल नंबर्स होने वाले हैं। तो जो आपका इनवर्स फंक्शन का आपका
डोमेन आ रहा है वो क्या होगा, आर आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन ए राइट होगा। अब ये नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं दिया गया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया कि ये इसका डोमेन नहीं हो सकता है वन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन सी भी राइट नहीं होगा, ऑप्शन डी भी राइट नहीं होगा। समझ में आ गया। तो इसमें केवल एक ही ट्रिक है कि आप इनवर्स फंक्शन को बिना निकाले भी क्या कर सकते हो, उसका डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हो। जो भी आपका फंक्शन दिया गया उसका डोमेन और रेंज निकाल लो, और हमें पता है कि जो इनवर्स फंक्शन होता है उसका डोमेन क्या होगा, वो फंक्शन के रेंज के बराबर होता है। तो हम निकाल लिया हमने रेंज यहाँ पे, और वही क्या होगा, डोमेन के जो इनवर्स फंक्शन है उसके डोमेन के बराबर हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे डेस्मोस के थ्रू हमने एक्स क्यू माइनस वन का फंक्शन जो है उसका ग्राफ ड्रॉ किया है। तो अब इस वाले फंक्शन से देख रहे हो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो कि जो इसका डोमेन आ रहा है वो क्या आ रहा है। आप यहाँ से देख सकते हो कि ऑल रियल नंबर जो होंगे इनके इनपुट में आ सकते हैं, और जो इसका रेंज आएगा, इसका रेंज जो आउटपुट वैल्यू का सेट होगा वो क्या होगा, आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्लस से लेके माइनस निगेटिव तक कुछ भी हो सकता है, यानी कि ऑल रियल नंबर्स यहाँ पे हो, ठीक है। तो इस वाले ग्राफ से भी आपको पता चल रहा है कि इसका इस वाले फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या हो सकता है। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ो। ये भी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, यानी कि इसमें ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। इसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन भी राइट हो सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन भी राइट हो सकते हैं, और एक भी ऑप्शन राइट हो सकता है, यानी मल्टीपल सेलेक्ट जो भी होगा आप देख लो। इसमें यही होता है कि आप केयरफुली सारे के सारे ऑप्शन को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो और आप मार्क करते हो। तो पहले हम देखते हैं कि क्या बोला है, कि आपको बोलना है चूज द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से जो ऑप्शन है वो राइट हो सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि जीरो जो है, बी जो है वो जीरो से बड़ा है लेकिन एक से छोटा है, एक्स जो है वो जीरो से बड़ा है लेकिन एक्स से छोटा है। तो आप बताओ कि इन दोनों के केस में क्या आप देखोगे जो लॉग एक्स बेस बी जो वैल्यू होगी क्या वो लेस देन जीरो होगी, या फिर सेम केस बोल रहा है और ये बोल देगा कि एक्स की वैल्यू अगर बी से ज्यादा है तो जो लॉग एक्स है बेस बी का क्या वो ग्रेटर देन वन होगा, या फिर आप तीसरा वाला स्टेटमेंट देखोगे जो लॉग एक्स है बेस बी का वो ग्रेटर देन होगा लॉग वाई बेस बी के, या फिर आप देखोगे कि क्या ऑप्शन डी राइट होगा कि लॉग 10 और क्या है लॉग 100 बेस 10 क्या ये रेशनल नंबर होगा। तो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ जो लॉगरिथम के रूल हैं, कुछ प्रॉपर्टी है वो पता होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो पहले हम क्या देखते हैं, पहले हम उन सारे प्रॉपर्टी को देख लेते हैं जो कि आपको जानना जरूरी है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो हम देखते हैं। देखो, अगर बेस की मैं बात करूं, अगर बेस क्या है, अगर बेस 1 से ज्यादा है तो आप बोलोगे कि जो log bx होगा, जो log bx फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या होता है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है क्या, इसका मतलब कि अगर आप x1 की वैल्यू अगर रखते हो, अगर x1 की वैल्यू है वो लेस देन है x2 के, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन में ये होगा कि log बेस b और जो x1 की वैल्यू आएगी इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, वो भी छोटा होगा log बेस b x2 की वैल्यू से। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। इंक्रीजिंग फंक्शन में होता है कि अगर आप x1 की वैल्यू छोटी लेते हो x2 से और इसको क्या रखोगे, इसको फंक्शन में रखोगे, तो जो फंक्शन का आउटपुट आएगा, मान लो कि आउटपुट ये आ रहा है log b x1 आया और log b x2 आया। तो पहले हमें देखा कि इंक्रीजिंग फंक्शन है और x1 क्या छोटा है, तो जो इसका आउटपुट भी आएगा ना उसमें क्या होगा, जब आप x1 की वैल्यू पुट करोगे फंक्शन में तो वो छोटा होगा किससे, आप जब x2 की फंक्शन रखोगे आपके फंक्शन में उससे उसकी वैल्यू से छोटा होगा, यानी कि log x1 बेस b इज लेस देन होगा log x2 बेस b के। ये समझ में आ गया, ये पहला रूल है। अब इसके अपोजिट देखो, b की वैल्यू क्या थी, इसमें 1 से ज्यादा थी। अगर b की वैल्यू क्या हो, वो 0 से ज्यादा हो, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे आ जाती है कि 1 से क्या हो, लेस देन हो, तो फिर क्या होगा, तब क्या होगा, तब ये जो आपका log bx जो होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब इसको समझो, इसका मतलब क्या हुआ कि डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे होगा, कि अगर मान लो कि आप क्या रखते हो इस वाले फंक्शन में x1 की वैल्यू रखते हो जो कि x2 से छोटा हो, तो डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब कि जब x1 की वैल्यू इसमें रखोगे तो जो आउटपुट आएगा, यानी कि जो आउटपुट आया, मान लो कि ये आया log बेस b x1 आया, और जब x2 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे इस वाले फंक्शन में तो ये कितना देगा आउटपुट, ये देगा log बेस b ये x2 देगा। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है, वो 0 और 1 के बीच में है। तो आप देखोगे कि x1 क्या है, छोटा है x2 से, लेकिन जब इसका आउटपुट आएगा तो जो इसका आउटपुट जो होगा x1 पे जो रख के निकालोगे आउटपुट वो क्या होगा, वो बड़ा होगा आपके log x2 बेस b से। तो आप देखो ये दोनों मेनली में डिफरेंस होता है। अगर आपको ये रूल पता है तो आप क्या कर सकते हो, इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट रूल ये कहता है। अब इसको कैसे समझ सकते हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे डेस्मोस के थ्रू एक ग्राफ ड्रॉ किया है, 2 ग्राफ ड्रॉ किए। अब यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, वो आप देख रहे हो कि ये ग्राफ है y इक्वल टू log बेस 2 और ये x का ग्राफ है, यानी कि ये बेस क्या है, बेस जो है वो 1 से ज्यादा है। तो आप देख रहे हो कि ये क्या है,
ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या होगा? ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे इंक्रीजिंग फंक्शन है कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वाई की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ठीक है। जैसे आप x1 की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, तो उसका जो आउटपुट आएगा वो भी छोटा आएगा, और x2 को जैसे बढ़ाओगे उसका आउटपुट भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। देख लो यहाँ पे x2 की वैल्यू यहाँ पे थी, अब जब x2 की वैल्यू मान लो 4 से ऊपर आ गया तो इसका आउटपुट भी क्या आ रहा है, ये आ रहा है। फिर अगर मान लो कि x2 की वैल्यू आप 6 रखते हो तो इसकी जो वैल्यू होगी जो आपकी 4 पे आ रही थी उसकी वैल्यू से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। यानी कि आप देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कब? जब बेस जो हो रहा है वो ग्रेटर देन 1 है। दूसरा वाला इक्वेशन देखो, दूसरा वाला इक्वेशन में है आपका जो ये आपका ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ है लॉग 0.5 x का, यानी कि बेस क्या है, बेस लेस देन 1 है, लेकिन बेस जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो इस वाले केस में क्या होता है कि डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका x1 की वैल्यू क्या है, छोटी है, और यहाँ पे देखो x2 की वैल्यू क्या है, आपकी इससे बड़ी है। लेकिन आप देख रहे हो कि x1 की वैल्यू पे यहाँ पे आउटपुट आ रहा था मैक्सिमम, और x2 पे देख रहे हो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे उससे छोटा आपका आउटपुट आएगा। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप x1 को बढ़ाते जाओगे उसकी जो वैल्यू होगी वो छोटी जल्दी आएगी। तो समझ में आ गया होगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है और ये क्या है, ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप ध्यान रखना कि अगर बेस अगर 1 से बड़ा है, अगर वो लॉग वाला फंक्शन है तो आप बोलोगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर बेस जो है 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो तो जो भी आपका फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। और ये वाली प्रॉपर्टी याद रखना। तो अब कुछ और इंपॉर्टेंट जो आपके फॉर्मूले हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, वो हम समझ लेते हैं। सबसे जो बेसिक आपका लॉग का प्रॉपर्टी होता है वो आप जानते हो कि अगर मान लो कोई लॉग है और इसका बेस b है और ये लॉग x है, ठीक है। अगर ये y के इक्वल है तो आप इसको कैसे जानते हो, इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हो, इसका मतलब कि जो बेस होता है और उसका पावर y कर दो तो ये किसके बराबर होगा, जो यहाँ पे x है उसके बराबर होता है। ये तो सबको पता है ना, ये आपका सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को हम समझते हैं। अब ये दो प्रॉपर्टी याद रख लो, काफी इंपॉर्टेंट है। बेस क्या होना चाहिए, अगर 1 से ज्यादा है तो दो केसेस बनते हैं। एक केस ये होगा कि जो आप यहाँ पे x रखते हो, अगर वो x भी क्या है 1 से ज्यादा है, यानी कि इसमें आप रखोगे कोई भी प्रॉपर्टी अगर हो, कोई भी आप डिजिट रख दो, बेस भी क्या है 1 से ज्यादा, x भी क्या है 1 से ज्यादा, तो आप देखोगे जो ये आउटपुट रिटर्न करेगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरे केस में हमने देखा कि अगर b जो होगा, बेस जो होगा वो ग्रेटर देन 1 है, लेकिन जो x यहाँ पे आप लिख रहे हो वो क्या आ रहा है, वो 0 और 1 के बीच में अगर होगा तो हम देखेंगे कि जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। अब इसको आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो इसके लिए हमने क्या किया, कुछ पहले से ही हमने कुछ आउटपुट ले लिया कुछ लॉगरिथम फंक्शन का। जैसे यहाँ पे देखो कि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इन दोनों के लिए, इन दोनों में आप चेक करोगे जो इनका बेस है वो क्या है, वो ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे भी क्या है, बेस 2 है। लेकिन एक केस में आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो यहाँ पे x की वैल्यू है, जो x है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 3 है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। अब दूसरा केस देखो, दूसरे केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस तो क्या है 1 से ज्यादा है, यानी 2 सेम है, लेकिन जो x की वैल्यू है वो क्या है, वो x की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है। तो इस केस में देख रहे हो कि ये आउटपुट क्या दे रहा है, इस लॉग का क्या आउटपुट आ रहा है, वो माइनस में आ रहा है, यानी कि निगेटिव में आ रहा है। तो यही वाला रूल मैं बता रहा था कि आप इसको याद रख लो कि अगर बेस 1 से ज्यादा होगा और x भी 1 से ज्यादा है तो y पॉजिटिव आएगा। अगर बेस 1 से ज्यादा है और जो आपका x है वो क्या आ रहा है, वो 1 और 0 के बीच में, तो y क्या होगा, निगेटिव होगा। दूसरा वाला रूल देखो, दूसरा वाला काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो बेस होगा वो क्या होगा, वो 0 से तो बड़ा होगा, बेस जो होगा वो 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में हम देखते हैं कि अगर x की वैल्यू, सेम वाली कंडीशन, अगर x की वैल्यू, अगर b तो हमने देख लिया कि 0 और 1 के बीच में, अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा तो फिर क्या होगा, y जो इसका रिटर्न आएगा, जो उसका आउटपुट आएगा वो हमेशा निगेटिव होगा, उल्टा हो जाएगा। इस केस में उल्टा हो जाएगा, y की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव। कब, जब बेस जो होगा 1 और 0 1 के बीच में हो और x क्या हो, 1 से ज्यादा हो, तो y हमेशा निगेटिव आएगा। और दूसरा, अगर आप x को क्या रखते हो, अगर x को आप रखते हो 0 और 1 के बीच में, अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो तो जो y होगा वो क्या होगा, वो आपका पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर आपको ये वाला याद है, इसका जस्ट अपोजिट कर दो। इसमें क्या था, बेस 1 से बड़ा था और इसमें क्या है, बेस जो है 0 और 1 के बीच में, तो x अगर 1 से बड़ा होगा तो ये y की वैल्यू निगेटिव आएगी, और अगर x जो होगा 0 और 1 के बीच में होगा तो y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसका एग्जाम्पल कुछ देख लो आप। यहाँ पे आप इनमें देख रहे हो कि जो भी आपका दिया गया बेस वो क्या है, जो बेस है वो 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है। यहाँ पे 0.9 है, यहाँ पे 0.9 है और यहाँ पे 0.5 है। और x की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो जहाँ पे आप देख रहे हो कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो यहाँ पे आप क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पे निगेटिव वैल्यू मिल रही है।
क्या मिल रही है आपको यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या है, 0 और 1 के बीच में बेस है, लेकिन जो यहाँ पे x है वो क्या है, वो 1 से बड़ा है छोटा है, x जो है वो 1 से छोटा है। तो जब 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, आप देख लो कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। 0 1 से छोटा है और क्या है, वो 0 से बड़ा है, तो आपकी जो y की वैल्यू मिलेगी, जो लॉग का वैल्यू मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। इसको दूसरे वाले केस से आप कंफर्म कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लाइटली कम है 1 से, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और स्लाइटली 1 से कम है, लेकिन तब भी आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे नेगेटिव में नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन जैसे ही ठीक है, समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को हम अप्लाई करते हैं। जो जितने हमने प्रॉपर्टी पढ़ा, अब इस वाले प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो पहला ऑप्शन है उसको ध्यान से देखो। पहला ऑप्शन बोलता है कि जो बी है वो क्या है, वो आप यहाँ पे देखो, हमने केस देखा था कि बी क्या है, यहाँ पे बी बोल रहा है कि बेस जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। और आप एक्स देख रहे हो, एक्स जो बोल रहा है वो क्या है, ये भी बोल रहा है कि 0 से बड़ा है और एक्स से छोटा है। अब हमने देखा था कि इस केस में क्या होता है कि जब आप log b x की वैल्यू निकालोगे वो क्या आएगा, वो हमेशा क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखा था ना। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, वो लेस देन 0 बोल रहा है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ये नेगेटिव बोल रहा है। लेकिन हमने अपने रूल में देखा था, प्रॉपर्टीज की पढ़ी थी कि अगर कुछ इस तरीके का रूल है कि जो बेस हो और जो x हो दोनों 0 और 1 के बीच में लाई करते हो, तो जो आपका log bx आएगा, यानी जो log x b बेस के रूप में आएगा, जो इसका आउटपुट वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। अब देख लो, हमने यहाँ पढ़ा था ना कि अगर बेस क्या है, वो 0 और 1 के बीच में हो और x की वैल्यू क्या हो, 0 और 1 के बीच में हो, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अब हमने दो यहाँ पे एग्जांपल भी देखा था, तो इस वाले रूल से क्या हो सकता है, ये वाला ऑप्शन गलत है। अगर यहाँ पे क्या दिया होता, अगर पॉजिटिव दिया होता, ग्रेटर देन 0 दिया होता, तो ये क्या होता, ऑप्शन राइट। अब अगला वाला ऑप्शन देखो, ये क्या कहता है। अगला वाला ऑप्शन क्या कहता है, सेम चीजें हैं, यहाँ पे 0 बोल रहा है, बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में है और x भी क्या है, 0 और 1 के बीच में है। और ये बोल दे रहा है कि x जो है वो क्या है, x जो बोल रहा है ग्रेटर देन b है, देन log bx जो होगा वो बोल रहा है कि ग्रेटर देन 1 होगा। अब इसमें देखो, इसमें समझने वाली बात ये है, अब इसमें समझने वाली बात ये है कि सेम कैसे चीजें हो रही हैं, सेम चीजें हो रही हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इसका ग्रेटर देन 1 होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब 1 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है, अगर बेस जो होगा 0 और 1 के बीच में है और x जो है वो 0 और 1 के बीच में है और x की वैल्यू क्या है, b से जाते हैं, तो हम ये जानते हैं कि इसका जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो 1 से ज्यादा आएगा, ये वाला गलत कहना हो जाएगा, क्योंकि जो आपका लॉग का जो आपका क्या होता है, आउटपुट आता है, वो x और b के रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इंडिविजुअल नंबर पे नहीं, केवल आप इंडिविजुअल नंबर पे नहीं बता सकते हो। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी वैल्यू क्या है, वो 1 से ज्यादा ही आएगी। हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये नहीं बोलना इसका गलत होगा कि हमेशा 1 से ज्यादा ही होगा। अब इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर आप लॉग निकालोगे, आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप आराम से इसका यूज कर सकते हो। हम क्या करते हैं, सेम कंडीशन पे लेते हैं। अगर आप देखोगे बेस को हम रखते हैं 0 और 1 के बीच में, सपोज कर बेस हमने ले लिया 0.8, ठीक है, और x की वैल्यू भी क्या रहते हैं, हम 0 और 1 के बीच में रखते हैं। सपोज करो कि हमने ले लिया 0.9, ठीक है। जब आप इस वाले लॉग की वैल्यू निकालोगे कैलकुलेटर से, तो जो इसका वैल्यू आएगा वो आएगा 0.472। और आप ये देखो कि क्या इसका आउटपुट x से बड़ा है, नहीं, ये क्या है, गलत है, यानी कि 0 से बड़ा है लेकिन x से क्या है, छोटा है। तो आप ये वाला भी बोलोगे कि ये वाला भी क्या है, ऑप्शन गलत है। अब इसका दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हो। आप क्या करो, आप कैलकुलेटर का यूज करना। सपोज करो कि हमने देख लिया कि चलो ठीक है 0.18 के लिए केस नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम 0.6 ले लेते हैं। 0.6 लिए क्या होगा, अगर मान लो कि इसकी वैल्यू आप 0.7 लेते हो, x की वैल्यू जो कि दोनों 0 और 1 के बीच में हो, तो इसका जो आप निकालोगे वैल्यू, तो ये निकल के आएगा 0.6982। ठीक है, तो अब दोनों केस में देख लो कि ऐसा जरूरी नहीं है कि क्या होगा, x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। ये कंफर्म है कि अगर इस केस में होता है, अगर b जो होगा वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है और x की वैल्यू जो है वो 0 1 के बीच में लाई करता है, तो जो log bx होगा वो निगेटिव नहीं हो सकता है, वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन कहता है इफ b बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में हो और x जो है वो 0 से बड़ा है और y से क्या है, छोटा है, और log bx बोल रहा है कि ग्रेटर देन log by है। अब इसका हमने इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन देखा था, और हमने देखा था कि जब बेस होता है वो क्या होता है, बेस अगर 0 और 1 के बीच में होगा तो ये कैसा फंक्शन होगा, ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या होता है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा कि हम देखेंगे कि अगर मान लो कि x की वैल्यू क्या है, अगर x वैल्यू रखते हैं
और एक क्या लेते हैं, एक y वैल्यू लेते हैं। अगर मान लो कि x क्या है, y से छोटा है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब ये होगा कि जब इसको रख के आप आउटपुट निकालोगे तो ये ज्यादा वैल्यू देगा और ये क्या होगा, इससे कम वाली वैल्यू इसकी होगी। यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन में हमने ये देखा था कि अगर आप log इस वाले फंक्शन में log bx वाले के फंक्शन में, तो यहाँ पे x दिया गया, तो आप यहाँ पे अगर log b और यहाँ पे x अगर रखते हो तो जो इसका आउटपुट आने वाला है होगा ना, ये क्या होगा, वो ग्रेटर देन होगा किससे, log y से। क्यों होगा, क्योंकि ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, उल्टा होता है। जो यहाँ पे इनपुट में आप देख रहे हो कि y की इनपुट क्या है, ज्यादा है x से, लेकिन क्या होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो इसका आउटपुट आएगा वो इनवर्स आएगा, यानी कि जो आप x की वैल्यू रखोगे फंक्शन में उसकी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी और log by की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन होगा वो राइट है, क्योंकि यहाँ पे सेम चीजें दी गई है, तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला देखो लास्ट वाला ऑप्शन, ये बोल रहा है log बेस 10 और 100 है, ये बोला कि क्या है, रैशनल नंबर है। तो हम जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप इस वाले log को आप ऐसे लिख सकते हो, log बेस 10 और 100 को आप लिख सकते हो 10 का पावर 2। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा 2 इंटू log 10 बेस 10। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इस वाले की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 2 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा, 2 होगा। और 2 क्या है, ये आपका रैशनल नंबर है, यानी कि ऑप्शन डी भी इसका क्या होगा, राइट होगा। यानी कि जो इस वाले क्वेश्चन का दो ऑप्शन राइट होने वाले हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखो, इसमें 4 आपके कर्व दिए गए, कर्व 1, कर्व 2, कर्व 3 और कर्व 4, और इसके बेसिस पे कुछ आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन 1 में कहते हैं there are at least 2 points between -4 and 4 where the derivative of the function corresponding to curve 1 are equal। आपको कर्व 1 में बता रहा है कि इसमें दो क्या होंगे, दो के डेरिवेटिव क्या होने वाले हैं, एक इक्वल होने वाले हैं, एटलीस्ट दो के। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि कर्व 2 को लेके बोल रहा है कि एट द ओरिजिन ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑफ द फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू कर्व 2 डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं होगा जीरो वाले ओरिजिन पे। तीसरा ऑप्शन बोलता है द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू कर्व 3 एट द ओरिजिन एट पॉइंट -2 और 0 आर इक्वल। ये बोल रहा है कि कर्व 3 को लोगे और इसका ओरिजिन पे जो डेरिवेटिव होगा और -2 और 0 पे जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम ये देखेंगे क्या ये सही बोल रहा है। चौथा वाला बोल रहा है कि द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू कर्व 4, ये कर्व 4 है और यहाँ पे सिंगल ऐसे लाइन है, कर्व 4 डज नॉट एग्जिस्ट एट एनी पॉइंट। क्या इसमें कोई भी जो डेरिवेटिव होगा इसमें कोई भी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या ये गलत या सही बोल रहा है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ हमें चीजें पता होनी चाहिए कर्व को देखते हुए, ये तो डेरिवेटिव कब निकालते हैं। डेरिवेटिव मतलब होता है जैसे हम टेंजेंट निकालते हैं, और टेंजेंट क्या होता है, वो इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन शो करता है। तो सबसे पहले कि कब हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी कर्व पे, तो आप ये याद रखना कि कर्व को क्या होना चाहिए, वो स्मूथ होना चाहिए, कोई इसमें शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए। अगर शार्प कॉर्नर है तो हम कह सकते हैं कि वहां पे हम आपका क्या नहीं बना सकते, हम यूनिक वहां पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। वहां पे आप देखोगे कि जो कर्व होना चाहिए वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसमें होल नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ आपके तरीके होते हैं, आप पहले यही चेक कर लो कि क्या है, वो आप जो शेप देख रहे हो क्या उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो नहीं, फिर बाद की बात आएगी डेरिवेटिव होगा कि नहीं होगा। तो पहले आप देख लो कि हम टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे कि नहीं। तो टेंजेंट ड्रॉ तभी होगा जब आपका कर्व होगा वो स्मूथ होगा। ठीक है, तब देखो कर्व 1 देखो, कर्व 1 क्या है, ये स्मूथ है, यहाँ पे कहीं भी आपको होल नहीं देखने को मिल रहा है, कहीं ब्रेक नहीं देखने को मिल रहा है। तो आप पहले आप देख लीजिए कि हाँ ये क्या हो सकता है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। और हमने ये देखा कि ये क्या है, ये जीरो वाले ओरिजिन पे ये क्या हो रहा है, ये आपस में सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे एटलीस्ट ऐसे दो पॉइंट हो सकते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो दो कर्व दिखाई दे रहे हैं ऐसे, यानी कि अप्स एंड डाउन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एटलीस्ट दो पॉइंट होगा इस वाले ग्राफ में, जिसमें क्या होंगे, जहाँ पे डेरिवेटिव्स क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ऑप्शन बी देखो क्या कहता है, एट द origin of derivative of the function corresponding to curve 2 does not exist। ये वाले कर्व 2 में बोल रहा है कि यहाँ पे जो ओरिजिन वाला देख रहे हो, यहाँ पे ऐसे आ रहा है, यहाँ पे आपका डेरिवेटिव फंक्शन नहीं होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं निकल पाओगे। तो क्या ये सही है, देखो हमने ये देखा था कि जो आपका कर्व होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। और कहीं पे भी अगर शार्प कस्प आता है, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है शार्प कस्प। जहां पे आपको 7+ मिलेगा ओरिजिन पे या कहीं पे भी, आप वहां पे बोलोगे कि वहां पे जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, वो अनडिफाइंड होगा। क्या होगा, वो अनडिफाइंड होगा। तो यहाँ पे आपको 7+ देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन बी भी एग्जैक्टली सही बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, ओरिजिन पे यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं होगा। अगर जहाँ पे भी 7+ आ गया तो आप देखते ही बोलोगे कि वो जो होगा वहां पे आप यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो, और वहां पे और जो डेरिवेटिव होगा फंक्शन का वो क्या होगा, वो अनडिफाइंड होगा, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी कहता है द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू कर्व 3 को लेके बोल रहा है एट द ओरिजिन एंड पॉइंट -2 और 0 इक्वल। अब ये बोल रहा है कि इस वाले पे आप डेरिवेटिव निकालो और यहाँ पे -2 और 0 पे डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या होगा, ये बोल रहा है कि दोनों इक्वल होंगे। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, एट द ओरिजिन पे आप देख रहे हो द कर्व 3 पे इसका जो टेंजेंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो वर्टिकल टेंजेंट बन रहा है।
तो जहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट बनेगा, यहाँ पे जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो स्लोप होगा वो इन्फिनाइट हो जाएगा। क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। ठीक, यानी कि यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या नहीं हो करेगा, यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। और वही बात करो -2 और 0 पे, -2 और 0 पे क्या है, जो कर्व है वो स्मूथ है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अगर यहाँ पे इन्फिनाइट आ रहा है और यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है, तो ये कैसे इक्वल हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ये वाला भी गलत है। अगला वाला ऑप्शन देखो, बोला द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू कर्व 4 डज नॉट एग्जिस्ट एट एनी पॉइंट। देखो इस वाले कर्व के लिए बोला है, तो ये आप देख रहे हो कि ये क्या है, ये जो फंक्शन है, जो फंक्शन का ग्राफ है वो है f(x = 2), यानी कि ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है। क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी जो वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं हो रही, ये कांस्टेंट फंक्शन है। और ये बोल रहा है कि इस पे कोई भी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यानी कि इसका डेरिवेटिव निकलेगा ही। तो ऐसा नहीं है कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो ऐसा नहीं कि आप नहीं बोल सकते कि कांस्टेंट फंक्शन जो है अगर f(x = 2) है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और वो किसके बराबर होगा, वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन क्या है, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन के 2 ऑप्शन राइट होंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो काफी इंपॉर्टेंट है और ये हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में फिर से रिपीट हो जाए। आपको यहाँ पे एक लॉग वाला फंक्शन दिया गया और बोला कि m की वैल्यू निकालो। तो देखो इस क्वेश्चन को सबसे सॉल्व करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, और एक ही फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप कर लोगे। हमने देखा था जब हमने वीकली समरी देखा था, कुछ ग्रेड असाइनमेंट सॉल्व किया था, तो उसमें हमने देखा था कि अगर मान लो कि ऐसा कोई आपका लॉग दिया गया है टर्म m का पावर लॉग बेस b और ये a दिया गया है, तो आप इस वाले को क्या कर सकते हो, ये a है और जो m है इनको क्या कर सकते हो, आप इंटरचेंज कर सकते हो और आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो a का पावर लॉग और ये क्या हो जाएगा बेस b और ये क्या होगा m होगा। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो। ये वाला क्या है, यही वाला प्रॉपर्टी अगर आपको लॉग की याद है तो आप क्या कर सकते हो, इजिली सॉल्व को कर सकते हो। अब यहाँ पे देख लो दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आप यहाँ पे देख लो इसका बेस 3 है और यहाँ पे भी बेस 3 है, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। तो आप क्या लिख सकते हो, इसके जगह पे आप ये लिख सकते हो 2, दोनों इंटरचेंज करके आप ये लिख सकते हो लॉग बेस 3 और ये क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी 2 के फॉर्म में, यहाँ पे इसको लिखोगे लॉग बेस 3 m। और 8 को आप क्या लिख सकते हो, आप 8 को 2 के पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, अब ये क्या है, दोनों सेम इक्वेशन है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 2 का पावर लॉग बेस 3 और ये क्या है m, और ये किसके बराबर होगा, 2 के पावर 3 के बराबर होगा। अब ये देखो अगर इसका पावर 1 है और ये है, तो आप देखते हो कि अगर पावर क्या होते हैं, इंटू में जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 + लॉग बेस 3 m = 2 का पावर 3। और इस वाले फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो 1 + लॉग बेस 3 m = 3 लिख सकते हो। अब यहाँ से लॉग बेस 3 m की वैल्यू निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, लॉग m बेस 3 की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ पे 2 निकल के आएगी। और हम जानते थे कि जो बेसिक फंडा होता है लॉग का, पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि अगर कोई वैल्यू ऐसे लिखी गई, इसकी बेस b है और यहाँ पे क्या है x है और ये y के इक्वल है, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b का पावर y = x होता है। तो इस वाले फंक्शन से वैसे ही करो, आप क्या लिख सकते हो, आप करोगे 3 का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा। यानी कि m की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो कितनी आएगी, 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी कि m की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी निकल के वो आएगी 9। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि एक फंक्शन दिया गया √9 - x² और ये बोल रहा है कि इस वाले जो टर्म है इनका आपको क्या निकालना है, इनका वैल्यू निकालना है। तो देखो आप इस वाले जब टर्म को देख रहे होगे तो आपको कुछ याद आ रहा होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किया गया है। क्या फॉर्मूला यूज किया गया है, जब आपको f(x) कोई फंक्शन दिया गया होता है और आपको बोले कि इसका डेरिवेटिव निकालो और कौन से वाले पॉइंट पे, a के पॉइंट पे आप डेरिवेटिव निकालो, तो आप इसका क्या लिखते हो, आप इसको कैसे डेरिवेटिव निकालते हो, आप इसका वैल्यू लगाते हो लिमिट x टेंड्स टू a और आप लिखते हो यहाँ पे f(x) आता है और माइनस करते हो f a से और नीचे क्या होता है x - a होता है। आप ये जानते हो कि a पॉइंट पे डेरिवेटिव कैसे निकालते हो, इसका ये फॉर्मूला है। अब इस वाले फॉर्मूले को अब यहाँ पे इससे मैच करके देखो तो क्या कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। अब देखो कि यहाँ पे f(x) है, यहाँ पे f(x) है, यहाँ पे -f का f है और यहाँ पे क्या है a पॉइंट है, यहाँ पे क्या है 2 पॉइंट है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे क्या है -2 है और यहाँ पे x टेंड्स टू a है और यहाँ पे क्या है x टेंड्स टू 2 है। यानी कि ये जो है वो सिमिलर है, तो यहाँ पे f a पे यहाँ पे डेरिवेटिव है, तो ये जो आपका दिख रहा है ये क्या होगा, ये जो डेरिवेटिव होगा वो 2 वाले पॉइंट पे डेरिवेटिव होगा। समझ में आ गया। यानी कि इस वाले जगह पे हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं √5 और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, f डेरिवेटिव एट पॉइंट 2 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, f का डेरिवेटिव निकालना होगा पॉइंट 2 पे। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें डेरिवेटिव निकालना होगा इस वाले फंक्शन का। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, हमें डेरिवेटिव निकालना होगा x वाले फंक्शन का और फिर क्या करेंगे, हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो हमें f डेरिवेटिव 2 पॉइंट पे हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखो
जो एफ डेरिवेटिव एक्स है इसको निकालने से पहले हम पहले एफ एक्स लिखते हैं। जो एफ एक्स गिवन है वो कितना है, वो है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या अंडर रूट है। अब अंडर रूट को सबको पता होगा कि हम इसको 1/2 के फॉर्म में भी ले सकते हैं। 9 माइनस एक्स स्क्वायर उसका हमने क्या लिख दिया, पावर 1/2 रख दिया। अब आपको पता होगा कि जब इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये क्या है, ये आपका, हम इसको मान लेते हैं एक्स है, क्या है ये एक्स है। और आप जानते हो कि जब एक्स का पावर एन होता है तो इसका जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन होता है। तो हमने इसको माना है, इसको हमने मान लिया कि ये एक्स है। जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या होगा, 1/2 और एक्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर है और एन माइनस वन, यानी कि एन की वैल्यू क्या है 1/2 है यहाँ पे, और इसमें से -1 करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा -1/2, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2। अब हमने इसको x माना था लेकिन ये तो x तो एक्चुअली है नहीं, तो इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे, यानी कि x की जगह पे क्या है, ये है आपका 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप देख रहे हो कि माइनस, अगर मान लो किसी का पावर -1/2 है तो आप क्या लिखोगे इसका, या फिर माइनस में 1 में होता है तो क्या करोगे आप, इसको ये नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसको आप लिख सकते हो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या है, पावर आपका 1/2 है, माइनस में है तो आप इसको लिख दोगे 1/2, मतलब इसका अंडर रूट हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया। अब इसको देखो, इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे तो 9 कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस की साइन है तो ये हो जाएगा -2x हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो कि इसका जो डेरिवेटिव निकल के आएगा 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आपको बचेगा -x, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा आपको अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब हमें इसका डेरिवेटिव पता चल गया, अब हमें निकालना किसका है, f का डेरिवेटिव निकाला था लेकिन 0.2 पे। अब हम x की वैल्यू क्या रख देंगे, 2 यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 2 पुट करोगे तो माइनस एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे 2, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, और अंडर रूट 9 माइनस एक्स की जगह पे 2 पुट करोगे तो क्या होगा 4, 9 माइनस 4 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी -2, और ये हो जाएगा अंडर रूट 5। अब इसकी वैल्यू आप इस वाले इक्वेशन में रख दो, अब ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे रख दोगे तो ये निकल के आएगा अंडर रूट 5 इंटू ये हो जाएगा -2 अपॉन अंडर रूट 5। अब यहाँ से ये वाला दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो वैल्यू मिलेगी इस वाले टर्म की वो मिलेगी -2। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर होने वाला है -2। समझ में आया। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं, अभी रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो आने वाले वीडियोस में बन जाएंगे, क्योंकि अगर मैं इसी में कंटिन्यू करता तो थोड़ा लंबा वीडियो बन जाता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।